नमस्कार दोस्तों, आईटी एग्जाम गुरुजी ऐप में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों हम नेटवर्किंग इन डेटा कम्युनिकेशन की यूनिट 7 का लेक्चर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। इससे पहले दोस्तों हमने इसमें डेटा लिंक कंट्रोल में हमने पढ़ा था कि 3 टाइप के फंक्शन होते हैं हमारे डेटा लिंक के, जिसमें से पहला वाला क्या था, लाइन डिसिप्लिन। और लाइन डिसिप्लिन में दोस्तों हमने पढ़ा था इंक्वायरी, एक्नॉलेजमेंट, पूल एंड सेलेक्ट। यानी लाइन डिसिप्लिन, सबसे पहले तो डेटा लिंक लेयर के 3 टाइप के फंक्शन थे। पहला फंक्शन था लाइन डिसिप्लिन, दूसरा था फ्लो कंट्रोल और तीसरा था एरर कंट्रोल। तो हमने सबसे पहले लाइन डिसिप्लिन पढ़ा था, उसमें हमने 2 फंक्शंस पढ़े थे। कौन कौन से थे? इंक्वायरी, एक्नॉलेजमेंट और पूल एंड सेलेक्ट। ठीक है, उसी प्रकार अब दूसरा मेथड है वो जो कौन सा है, फ्लो कंट्रोल। इसके बाद तीसरा आएगा एरर कंट्रोल। लेकिन फ्लो कंट्रोल में भी हमको 2 मेथड पढ़ने हैं। वो कौन कौन से मेथड है? सबसे पहला मेथड है इसमें फ्लो कंट्रोल में स्टॉप एंड वेट, और दूसरा है स्लाइडिंग विंडो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कई बार मैंने देखा है कि गेट लेवल के एग्जाम जो होते हैं या फिर अपने यूजीसी नेट लेवल के होते हैं या फिर फर्स्ट ग्रेड के यानी जैसे बड़े लेवल के एग्जाम होते हैं कंप्यूटर साइंस के, वहाँ पे स्टॉप एंड वेट में से जनरली एल्गोरिथम या थ्योरेटिकल या वैसा ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। तो मैं साथ ही साथ आपको न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर इतना हाई लेवल थोड़ी आएगा। भैया आ गया तो क्या करोगे? क्या पता उस एक नंबर से ही आपका सिलेक्शन हो जाए। तो बी रेडी। इजी बहुत 2 दिन लगाए हैं इसमें, तो कुछ सिखाने के लिए लगाए हैं। भले ही वो आए एग्जाम में या ना आए, हमें प्रिपेयर होके रहना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कौन कौन से पढ़े थे? लाइन डिसिप्लिन यानी डेटा लिंक कंट्रोल को अपन बोल देते हैं डीएलसी। ठीक है, तो डेटा लिंक कंट्रोल के 3 मेन फंक्शन थे, उसको क्या बोलते हैं? एक था सबसे पहले लाइन डिसिप्लिन, दूसरा है अपना फ्लो कंट्रोल और तीसरा था एरर कंट्रोल। ठीक है, फिर लाइन डिसिप्लिन के 2 फंक्शंस थे। कौन कौन से थे? इंक्वायरी, एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, और दूसरा कौन सा था? पूल एंड सेलेक्ट। ठीक है, यहाँ तक तो हम पढ़ चुके हैं। आज पढ़ने वाले हैं फ्लो कंट्रोल। तो फ्लो कंट्रोल में भी 2 फंक्शंस हैं। कौन कौन से हैं? पहला है स्टॉप एंड वेट, स्टॉप एंड वेट, और दूसरा है स्लाइडिंग विंडो। ठीक है, तो आज सबसे पहले स्टॉप एंड वेट पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में स्लाइडिंग विंडो पढ़ेंगे, और फिर अगले लेक्चर में अपन एरर कंट्रोल वाले पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये चार्ट आपके दिमाग में फिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो आज फ्लो कंट्रोल पढ़ रहे हैं, तो उसमें कौन सा पढ़ेंगे अपन? स्टॉप एंड वेट वाला। ठीक है, तो दोस्तों फ्लो कंट्रोल की बात करें, ये डेटा लिंक लेयर का दूसरा फंक्शन है। पहला कौन सा था भैया? लाइन डिसिप्लिन। दूसरा कौन सा है? फ्लो कंट्रोल। तीसरा कौन सा है? एरर कंट्रोल। तो ये कौन से नंबर का हो गया? दूसरा। ज़्यादातर प्रोटोकॉल्स में फ्लो कंट्रोल प्रोसीजर्स का सेट होता है जो सेंडर को ये बताता है कि वो कितना डेटा ट्रांसमिट कर सकता है इससे पहले कि डेटा रिसीवर पर ओवरवेल्म्स हो जाए, यानी हावी हो जाए। यानी डेटा का फ्लो सेंडर साइड से इतना ज़्यादा ना हो कि रिसीवर इनकमिंग डेटा को प्रोसेसिंग ही ना कर पाए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि एक एग्जांपल मान लेते हैं, ये मैं हूँ, ठीक है, ये आप हो, यानी ये सेंडर है और ये रिसीवर है। ठीक है, ये लड्डू फेंके जा रहा है, आप लड्डू खाते जा रहे हो। ये और स्पीड से लड्डू फेंक रहा है, तो आपके पास एक ट्रे है जिसको थाली बोलते हैं घर में। ठीक है, इस थाली में कितने लड्डू आ सकते हैं? मान लो हमारी थाली में फॉर एग्जांपल 8 लड्डू आ सकते हैं। ये फेंके जा रहा है, मैं थाली से उठा उठा के खाता भी जा रहा हूँ, लेकिन इसकी स्पीड ज़्यादा है, तो दूसरा बॉक्स थाली में जगह मिली तो इसने यहाँ पटक दिया कि तू खाते रहना, तू खाते रहना, मैं तो डालता जा रहा हूँ, तू खाते रहना। और इस तरीके से इसने ये पूरी थाली भी भर दी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया अब कि रिसीवर था वो डेटा को कंज्यूम नहीं कर पा रहा, प्लस इसको इतना ज़्यादा डेटा सेंडर की तरफ से डेटा की स्पीड इतनी ज़्यादा आ रही है कि हावी हो गया है वो इस पर। यानी अब ना तो थाली में जगह है और ना ही मैं खा पा रहा। ठीक है, तो ऐसे में मैं क्या बोलूँगा? भाई सेंडर रुक जा, या फिर धीमे से डेटा भेज। 2 ही काम करूँगा ना मैं। या तो सेंडर को बताऊँगा, ये थाली का मतलब है यहाँ पर बफर मेमोरी। ठीक है, तो भैया मैं सेंडर से बोलूँगा भैया थोड़ा सा रुक जा, थोड़ी देर मुझे इनको कंज्यूम कर लेने दे, बफर को खाली कर लेने दे। यानी देखो यहाँ पे क्या है, बफर में देखो 2 नई चीज़ें हैं यहाँ पे, अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। यहाँ पे क्या होगा, ये बफर मान ली हमने, थाली क्या है? बफर। किसकी? रिसीवर की एक मेमोरी है जहाँ पे वो डेटा को, इनकमिंग डेटा को रखता जा रहा है। तो सबसे पहले वो डेटा को चेक करता है, अगला डेटा आएगा तो वो क्यू में लगेगा, अगला डेटा पैकेट आएगा तो वो क्या लगेगा? क्यू में। तो क्यू में भी टाइम लगाएगा, वो कौन सी क्यू चाहिए उसको। फिर इस थाली में से उठा के, बफर में से उठा के वो डेटा को प्रोसेस करेगा, तो प्रोसेसिंग में भी टाइम लगेगा उसको। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर हैं। तो कहने का मतलब यही है
कि डेटा का फ्लो सेंडर साइड से इतना ज़्यादा ना हो कि रिसीवर इनकमिंग डेटा को प्रोसेसिंग ही ना कर पाए। ठीक है, अगर ज़्यादा होगा और रिसीवर उसको प्रोसेसिंग नहीं कर पा रहा तो क्या होगा, ओवरवेम्स की प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, क्योंकि रिसीविंग डिवाइस के पास इनकमिंग डेटा को प्रोसेस करने के लिए लिमिटेड स्पीड और इनकमिंग डेटा को स्टोर करने के लिए लिमिटेड मेमोरी होती है। ये तो सेंडर है, ये रिसीवर है। तो रिसीवर के पास एक बफर होती है स्मॉल, ठीक है, जिसमें वो इनकमिंग डेटा को रखता है। ठीक है, तो ये लिमिटेड है बफर का साइज़ भी लिमिटेड है ना। दूसरा, इसकी प्रोसेसिंग स्पीड भी इसके डेटा भेजने की अपेक्षा कम है। ठीक है, क्योंकि रिसीविंग डिवाइस के पास इनकमिंग डेटा को प्रोसेस करने के लिए लिमिटेड स्पीड है और क्या है, इनकमिंग डेटा को स्टोर करने के लिए लिमिटेड मेमोरी है। इसलिए रिसीविंग डिवाइस के पास ऐसा मेथड होना चाहिए कि वो ऊपर बताएगी दोनों लिमिट्स के पूरा होने से पहले सेंडर को बता सके कि भैया रुक जा टेम्परेरी, यानी डेटा का ट्रांसमिशन या तो स्लो कर दे या फिर भैया थोड़ी देर के लिए रुक जा, मैं डेटा को कंज्यूम नहीं कर पा रहा हूँ तो इतनी स्पीड से भेजा जा रहा है यार। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं इनकमिंग डेटा हमेशा यूज़ करने से पहले चेक और प्रोसेस किया जाता है। ठीक है भैया, चेक होगा पहले इनकमिंग डेटा, यहाँ से है वो सेंडर है और ये रिसीवर है। तो सेंडर ने डेटा भेजा तो सबसे पहले ये डेटा को क्या करेगा, चेक करने के बाद प्रोसेस करेगा, तभी तो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इनकमिंग डेटा हमेशा यूज़ करने से पहले रिसीवर साइड पर क्या किया जाता है, चेक और प्रोसेस। ऐसे में इनकमिंग ट्रांसमिशन की रेट ज़्यादा होती है, यानी ये भेजने वाले की स्पीड ज़्यादा होती है, जबकि इसकी अपेक्षा रिसीव करने वाले की प्रोसेसिंग रेट कम होती है। लेकिन ये तो हर को प्रोसेस कर रहा है, इसका काम क्या है, सिर्फ भेजना, लेकिन इसको तो चेक भी करना है, प्रोसेस भी करना है, तो इसकी रेट कैसी होगी, स्पीड कैसी होगी, स्लो, इसकी कैसी होगी, हाई। ठीक है, इस कारण प्रत्येक रिसीविंग डिवाइस के पास एक बफर मेमोरी का ब्लॉक होता है जो इनकमिंग डेटा को स्टोर करने के लिए रिजर्व होती है। जैसे अभी मैंने थाली का ट्रे का एग्जांपल बताया था, जब तक कि वो प्रोसेस ना हो जाए, लेकिन जैसे ही बफर मेमोरी भी फुल होने लगती है तो रिसीवर तुरंत सेंडर को बताता है कि भैया ट्रांसमिशन को टेम्परेरी रोक दे जब तक मैं वापस डेटा को लेने लायक ना हो जाऊँ। ठीक है, तो कहने का मतलब यही था, इस पूरी कहानी का, रामायण का सार यही था कि ये सेंडर है, ये रिसीवर है, ये डेटा भेज रहा है, लेकिन ये डेटा को बहुत ज़्यादा स्पीड से भेज रहा है, लेकिन ये डेटा को कंज्यूम नहीं कर पा रहा उतनी स्पीड से जितनी स्पीड से डेटा आ रहा है। तो ये मान लो पहला पैकेट आया तो ये पहले पैकेट को चेक और प्रोसेस कर रहा है, तब तक इसने दूसरा पैकेट भी भेज दिया, तो दूसरे का क्या करेगा ये, तो इसकी एक बफर होगी उसमें रख देगा कि भैया तू वाला यहाँ वेट कर, रख जाए। फिर इसने अभी वो पहले को ही कर रहा है, इसने एक और भेज दिया डेटा पैकेट, तो ये इस बफर में बोलेगा यहाँ आ जा तू। इसने एक और भेज दिया, वो अभी पहले में ही लगाया, तो भैया यहाँ पर आ जा तू। इसने एक और भेज दिया, वो यहाँ पर आ गया। तो भैया ये क्या करेगा, जब ये बफर भी फुल हो जाएगी तो इसको एक सिग्नल भेजेगा, भैया रोक ले, टेम्परेरी रुक जा, मुझे पहले इसको फिनिश कर लेने दे, इनको बफर में जो और भी पेंडिंग पड़े हैं उनको भी प्रोसेस कर लेने दे, तब तक रुक जा टेम्परेरी। ठीक है, तो भैया डेटा के फ्लो कंट्रोल के दो मेथड हैं, जैसे कि हमने लाइन डिसिप्लिन के दो मेथड पढ़े थे, कौन कौन से, इंक्वायरी, एक्नॉलेजमेंट, पूल एंड सेलेक्ट। इसी प्रकार हमारे दूसरा फंक्शन है डेटा फ्लो कंट्रोल, उसमें क्या करते हैं हम, स्टॉप एंड वेट और स्लाइडिंग विंडो। सबसे पहले आज हम स्टॉप एंड वेट को पढ़ेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा आपको, बहुत ही ईजी वे में, बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं पर बहुत ही ईजी वे में बताऊंगा। ठीक है, तो फ्लो कंट्रोल को दो, एक तो है स्टॉप एंड वेट, तो ये स्टॉप एंड वेट हो गया, दूसरा है स्लाइडिंग विंडो, तो ये स्लाइडिंग विंडो हो गया। ठीक है, अब देखिए फ्लो कंट्रोल के स्टॉप एंड वेट में क्या होता है, सेंड वन फ्रेम एट ए टाइम, यानी एक बार में एक ही फ्रेम जाता है सेंडर से रिसीवर की तरफ। और स्लाइडिंग विंडो में क्या होता है, सेंडर से रिसीवर के पास, ये सेंडर ये रिसीवर, चंक ऑफ डेटा जाता है, यानी ब्लॉक बहुत सारे। ठीक है, यानी मल्टीपल फ्रेम्स सेम टाइम पे जा सकते हैं इसके पास। ठीक है, तो ये सिंगल फ्रेम भेजता है एक बार में, ये मल्टीपल फ्रेम भेजता है। ठीक है, तो देखिए स्टॉप एंड वेट मेथड बहुत ही आसान है, लॉजिक समझ में आ जाना चाहिए, बहुत ही आसान है। इस मेथड में सेंडर डिवाइस प्रत्येक फ्रेम सेंड करने के बाद एक्नॉलेजमेंट का वेट करता है, यानी एक फ्रेम इसने भेजा, उसके बाद दूसरा फ्रेम तब भेजेगा जब इस साइड से इसके पास क्या आ जाएगा, एक्नॉलेजमेंट के, हाँ भैया तेरा फ्रेम नंबर 1 मिल गया है मुझे। जब ये एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा तब ये फ्रेम नंबर 2 भेजेगा इसको। फ्रेम नंबर 2 का जब इसको एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा, फ्रेम नंबर 2 भी रिसीवर को मिल गया, तब ये फ्रेम नंबर 3 भेजेगा। ठीक है, तो स्टॉप एंड वेट में यही होता है कि जैसे ही फ्रेम भेजने के बाद क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, फिर वेट करता है किसका, एक्नॉलेजमेंट का। तो इस मेथड में सेंडर डिवाइस प्रत्येक फ्रेम सेंड करने के बाद एक्नॉलेजमेंट का वेट करता है, जब एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है तभी सेंडर डिवाइस अगला फ्रेम सेंड करता है, यानी सेंडर डिवाइस सिंगल फ्रेम सेंड करने के बाद स्टॉप हो जाता है और एक्नॉलेजमेंट का वेट करता है। ये प्रोसेस तब तक चलती है जब तक कि सेंडर ईओटी फ्रेम सेंड नहीं करता। ईओटी फ्रेम के बारे में मैंने इससे पहले बताया था, एंड ऑफ ट्रांसमिशन फ्रेम। जब सारा डेटा भेज चुका है, जा चुका है, तो फिर क्या करेगा सेंडर, एक ईओटी फ्रेम भेजेगा कि भैया एंड ऑफ ट्रांसमिशन कर दे, अब मुझे कुछ नहीं भेजना है। तो ये देखिए हमारा स्टॉप एंड वेट, ये सेंडर है और ये हमारा रिसीवर है। सेंडर ने एक डेटा पैकेट भेजा,
रिसीवर को, और फिर रिसीवर ने उस डेटा पैकेट को चेक किया, प्रोसेस किया और उसके बाद एक एक्नॉलेजमेंट भेजा इसको कि भैया मुझे तेरा डेटा मिल गया। तो इस दौरान जो बीच में टाइम लगाया उसको क्या बोलेंगे, वेटिंग टाइम। ठीक है, फिर इसको एक्नॉलेजमेंट मिल गया पहले वाले का, तो फिर ये दूसरा डेटा पैकेट भेजेगा। दूसरा डेटा पैकेट जब रिसीवर को मिल जाएगा तो वो क्या भेजेगा, एक्नॉलेजमेंट कुछ समय बाद। तो ये सेंडर समझ जाएगा मेरा दूसरा डेटा पैकेट भी चला गया। इस बीच में जो टाइम लगा वो क्या, वेटिंग टाइम। फिर तीसरा डेटा पैकेट भेजेगा सेंडर, और फिर रिसीवर क्या भेजेगा, उसका एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। ठीक है, फिर अगला डेटा पैकेट भेज दिया, फिर अगले का एक्नॉलेजमेंट आ गया। मान लीजिए इस दौरान अब सारा डेटा बच चुका है, तो ये क्या भेजेगा फिर, ईओटी फ्रेम। क्या भेजेगा, ईओटी फ्रेम, एंड ऑफ ट्रांसमिशन फ्रेम। ठीक है, और हमारा जो ट्रांसमिशन है वो खत्म हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है ना। देखो अब देखिए स्टॉप एंड वेट क्यों बोलते हैं इसको, ये मैंने तो वैसे तो समझा दिया है, फिर भी एक बार समझ लो। यहाँ पे आप देख रहे हो इसने डेटा भेजा, भेजने के बाद ये रुक गया सेंडर। कब तक रुकेगा, जब तक इसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल जाएगा। तो यानी ये रुक गया, स्टॉप हो गया। अब इंतजार कर रहा है, किसका इंतजार कर रहा है, वेट कर रहा है, किसका वेट कर रहा है, एक्नॉलेजमेंट का। इसलिए इसको बोलते हैं स्टॉप एंड वेट। ठीक है, अब दोस्तों इसका एडवांटेज देखिए, ये सिंपल मेथड है क्योंकि नेक्स्ट फ्रेम भेजने से पहले प्रत्येक पिछला फ्रेम चेक और एक्नॉलेज किया जाता है। अब देखो दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बता रहा हूँ, मुझे याद आ गई है कि मान लीजिए इसमें डेडलॉक आ सकता है क्या। डेडलॉक की बात कर रहे हैं अपन, डेडलॉक मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम में सबको पढ़ाया डेडलॉक। तो यहाँ पर अपन ये डेटा फ्रेम भेज रहा हूँ और ये यहाँ पे जाके लॉस्ट हो गया, यानी सेंडर साइड से जा चुका है और को मिला ही नहीं। तो रिसीवर सोच रहा है कि डेटा पैकेट भेजा ही नहीं, और सेंडर सोच रहा है कि रिसीवर ने एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजा, तो वो नेक्स्ट फ्रेम भी नहीं भेजेगा। ठीक है, अब दोनों क्या सोच रहे हैं, ये सोच रहा है मेरा डेटा पैकेट मिल गया है उसको, लेकिन वो कहीं बिजी होगा इसलिए मेरा एक्नॉलेजमेंट नहीं भेज रहा, जबकि ये कह रहा है कि अभी डेटा पैकेट ही नहीं भेजा तो एक्नॉलेजमेंट क्या भेजूंगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो गया, यहाँ पर डेडलॉक हो गया। राइट, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सोच के बताओ। इसका सॉल्यूशन होगा दोस्तों, सेंडर साइड से डेटा भेजने के बाद ये एक टाइमर का यूज़ करेगा। क्या यूज़ करेगा, टाइमर का। टाइमर में एक फिक्स्ड वैल्यू होगी कि इतने सेकंड के अंदर मेरे पास एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, तो इसका मतलब है डेटा मेरा कहीं पैकेट लॉस्ट हो गया है, वो रिसीवर को नहीं मिला है। तो ये क्या करेगा, फिर उसी फ्रेम को दोबारा भेजने की कोशिश करेगा, फिर उसको एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा, क्योंकि डेटा का पैकेट बार बार थोड़ी लॉस्ट होता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना, डेडलॉक और टाइमर, ये भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे टाइमर लगा हुआ कि इतने टाइम के अंदर मेरे पास एक्नॉलेजमेंट आ जाना चाहिए, नहीं आया तो वो दोबारा भेज देगा। ठीक है, तो एडवांटेज की बात कर रहे थे, बहुत ही सिंपल है, जैसा कि हमने पढ़ा, एक फ्रेम भेजूंगा भैया, एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा तभी दूसरा भेजूंगा। ठीक है, डिसएडवांटेज की बात करें तो इस मेथड की एफिशिएंसी इसका डिसएडवांटेज है, क्योंकि एक बार में एक फ्रेम रिसीवर तक ट्रैवल करता है और फिर उसका एक्नॉलेजमेंट सेंडर तक ट्रैवल करता है। मान लीजिए ये सेंडर है, ये रिसीवर है, दूरी मान लो इंडिया से अमेरिका। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो ये 10,000 किलोमीटर है, फॉर एग्जांपल मान रहे हैं अपन किलोमीटर है। ठीक है, जबकि इस जो लिंक है हमारी, जो लिंक है, लिंक की कैपेसिटी की बात करें हम, बैंडविड्थ की बात करें, तो यहाँ पर एक बार में मैं हज़ारों पैकेट्स डेटा के भी भेज सकता हूँ। लेकिन हम क्या भेज रहे हैं इस मेथड में, केवल सिंगल पैकेट। तो सिंगल पैकेट 10,000 किलोमीटर तक तो गया, फिर रुक गया, फिर उसने इंतज़ार किया, इंतज़ार के बाद फिर एक्नॉलेजमेंट भी 10,000 किलोमीटर तक चल के वापस सेंडर तक आया। तो इसमें हमारा क्या हो रहा है, एक तो हमारी बैंडविड्थ का पूरा यूज़ नहीं हो रहा, प्लस हमारा जो टाइम है, कितना सारा टाइम लग रहा है हमारे पास, है ना। तो इस मेथड में इसका एफिशिएंसी, इसका डिसएडवांटेज है, क्योंकि एक बार में एक फ्रेम रिसीवर तक ट्रैवल करता है और उसका एक्नॉलेजमेंट सेंडर तक ट्रैवल करता है, तब नेक्स्ट फ्रेम सेंड किया जाता है। ऐसे में प्रत्येक फ्रेम के सेंडिंग, एक्नॉलेजमेंट, रिसीविंग में लिंक का पूरा टाइम यूज़ होता है। यानी प्रत्येक फ्रेम के सेंडिंग और एक्नॉलेजमेंट में, रिसीविंग लिंक में पूरा का पूरा टाइम यूज़ हो रहा है। अगर मान लो सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइस के बीच डिस्टेंस ज़्यादा है तो ट्रांसमिशन टाइम भी कैसा होगा, इंक्रीज हो जाएगा। मान लीजिए हमारे पास कोई हाई बैंडविड्थ है, बहुत हाई बैंडविड्थ है हमारे पास, जो हज़ारों डेटा पैकेट्स को हैंडल कर सकती है, लेकिन ये मेथड केवल एक डेटा पैकेट को एक बार में भेज रहा है। ऐसे में हम पूरी बैंडविड्थ को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से बैंडविड्थ का पुअर यूटिलाइजेशन होता है इसमें, साथ ही पुअर परफॉर्मेंस होती है। ठीक है, ये इसके डिसएडवांटेज की बात कर रहे हैं।
अब देखो दोस्तों, इसका न्यूमेरिकल करते हैं। तो दोस्तों ये न्यूमेरिकल में से बाय द वे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा आपसे, तो घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। न्यूमेरिकल्स हमेशा हो सकता है आप में से मैथमेटिक्स बहुत सारे लोगों की कमज़ोर होगी, मैं मानता हूँ, डर भी लग रहा होगा इसको देख के, ये क्या आ गया भैया, ठीक है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में। देखो कोई चीज़ समझ में नहीं आती तब तक उसका डर रहता है, समझ में आ जाती है तो फिर वो फियरलेस हो जाती है। तो दोस्तों ये है हमारा टीटी, जिसको हमने क्या बोला है, ट्रांसमिशन टाइम, या इसको ट्रांसमिशन डिले भी कह देते हैं, ठीक है। यानी एक फ्रेम की पहली बिट भेजने से लास्ट बिट यहाँ से ट्रांसमिट हुई, पहली बिट से लेके लास्ट बिट जो ट्रांसमिट हुई उसको क्या बोलेंगे, टीटी, ठीक है। यानी हम बात करें तो इस पॉइंट पे से सेंडर ने क्या किया, स्टार्टेड ट्रांसमिटिंग डेटा पैकेट, है ना। तो डेटा पैकेट इस पॉइंट पे से उसने स्टार्ट किया ट्रांसमिट करना, ठीक है। और कंप्लीटली लास्ट जो पैकेट, लास्ट बिट थी उस डेटा पैकेट की, वो इस पॉइंट पे उसने कंप्लीटली ट्रांसमिट कर दी, ठीक है। तो इसके बीच के जो टाइम है इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसमिशन टाइम या ट्रांसमिशन डिले, ठीक है। दूसरी तरफ बात करें तो ये हमारा सेंडर है, ये हमारा रिसीवर है, ठीक है। रिसीवर को जो पहला पॉइंट मिला है पहली बिट का, उस डेटा पैकेट की पहली बिट इस पॉइंट पे मिली है रिसीवर को, तो यानी फर्स्ट बिट रिसीव्ड बाई डेस्टिनेशन, ठीक है। और लास्ट बिट यहाँ पे मिली है उसको, दैट्स मीन्स लास्ट बिट रिसीव्ड बाई डेस्टिनेशन एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट समझ गए आप। तो ये भी हमारा टीटी कहलाएगा, ट्रांसमिशन टाइम, और इधर रिसीवर के लिए भी ये भी क्या कहलाएगा, ट्रांसमिशन टाइम, ठीक है। अब हम बात करें तो ये जो टाइम देख रहे हो आप यहाँ से लेके और यहाँ तक, इस दौरान क्या कर रहा है वो, बफर में क्यू में लगा है वो डेटा पैकेट, यानी क्यूइंग में, ठीक है। तो टाइम टेकन बाई क्यूइंग, ठीक है। तो बफर में जा जाके स्टोर हो रहा है, क्योंकि ये बहुत स्पीड से भेज रहा है और ये बहुत स्लोली इसको क्यूइंग कर रहा है, फिर प्रोसेसिंग कर रहा है। फिर क्यूइंग के बाद जब उस डेटा पैकेट का नंबर आया प्रोसेसिंग के लिए, तो टी प्रोसेसिंग यानी टाइम टेकन बाई प्रोसेसिंग, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा कि रिसीवर साइड में कितने टाइम यूज हो रहे हैं, एक तो ट्रांसमिशन टाइम, फिर क्यू में लगा वो डेटा पैकेट, फिर वो डेटा पैकेट प्रोसेस हुआ। तो यहाँ पे एक तो ये हो गया टीटी, एक ये हो गया टाइम क्यूइंग, एक ये हो गया टाइम प्रोसेसिंग, ठीक है। अब इस साइड की बात करें तो ये क्या है, टीपी टाइम प्रोपेगेशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, देखो इस साइड तो ये प्रोसेस नहीं कर रहा है, ये वाला टीपी का मतलब है प्रोसेसिंग में लगने वाला टाइम, और इस साइड के टीपी का मतलब है टाइम प्रोपेगेशन, यानी द टाइम टेकन बाय द लास्ट बिट टू रीच फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड ऑफ द वायर, ठीक है। यानी एक एंड से और यहाँ से लेके और यहाँ तक जो टाइम लगा है उसको क्या बोलेंगे अपन, टीपी बोलेंगे। तो ये अपने यहाँ पे टीपी यहाँ से लेके और यहाँ तक टीपी बोलेंगे इसको, ठीक है, टाइम प्रोपेगेशन। अब देखिए दोस्तों, अगला है हमारा टीटी, यानी अब ये एक्नॉलेजमेंट हमें वापस भेज रहा है। तो एक्नॉलेजमेंट के फर्स्ट बिट से लेके और एक्नॉलेजमेंट के लास्ट बिट तक जो टाइम लगेगा, जैसे हमने यहाँ पर इसके फर्स्ट से लेके लास्ट तक, इसमें यहाँ पे फर्स्ट से लेके लास्ट तक, तो जिसको ट्रांसमिशन टाइम बोला था हमने या ट्रांसमिशन डिले बोला था, सेम अब इस एक्नॉलेजमेंट के फ्रेम के लिए यूज़ हो रहा है या एक्नॉलेजमेंट के पैकेट के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से लेके ये यहाँ तक पहुँचा और फिर लास्ट फ्रेम कहाँ पे पहुँचा, इस पॉइंट पे एक्नॉलेजमेंट का लास्ट बिट, ठीक है। फर्स्ट बिट यहाँ पे पहुँचा कहाँ तक, सेंडर के लिए, रिसीवर साइड से। तो फिर हमने ड्रॉ किया और ये जो टाइम लगा है इसको क्या बोलेंगे, प्रोपेगेशन टाइम, टीपी, ठीक है। तो सबसे पहले इस चार्ट को समझना है, फिर न्यूमेरिकल समझ में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा टीटी हमारा ट्रांसमिशन टाइम या ट्रांसमिशन डिले डेटा के लिए, और रिसीवर साइड में भी डेटा के लिए ट्रांसमिशन टाइम, ठीक है। यानी फर्स्ट बिट यहाँ रिसीव हुई, उसको डेटा पैकेट की लास्ट बिट यहाँ पे हुई, या फर्स्ट बिट फ्रेम की यहाँ पे हुई और लास्ट बिट यहाँ पे हुई। इसने इधर से भेजा है तो फर्स्ट बिट यहाँ से भेजना स्टार्ट किया, लास्ट बिट इस पॉइंट से भेजना स्टार्ट किया इसने, ठीक है। फिर ये जो डेटा पैकेट आ गया रिसीवर के पास, तो उसने क्यूइंग में यानी उसकी बफर में लगा टाइम, फिर उसने प्रोसेस किया, उसको प्रोसेसिंग में लगने वाला टाइम, फिर उसको एक्नॉलेजमेंट भेजना है, तो एक्नॉलेजमेंट का यहाँ इस पॉइंट से तो फर्स्ट बिट भेजी और इस पॉइंट पर मान लो उसकी लास्ट बिट गई है, इधर फर्स्ट बिट यहाँ पे आई है और लास्ट बिट यहाँ पे आई है एक्नॉलेजमेंट की। तो इसमें जो बीच में जो टाइम लगा है उसको क्या बोलेंगे, टीपी, ठीक है। तो आपको ये टीपी, टीटी, टीक्यू, टीपी ये सब समझ में आ जाने चाहिए। टीटी इसको ट्रांसमिशन टाइम या ट्रांसमिशन डिले भी कहते हैं। सेंडर साइड में टीटी का मतलब जिस पॉइंट से डेटा पैकेट ट्रांसमिशन स्टार्ट हुआ है, जिस पॉइंट पर डेटा का ट्रांसमिशन सेंडर से फिनिश हुआ है। रिसीवर साइड में टीटी का मतलब जिस पॉइंट पर पहली बिट रिसीव हुई है और जिस पॉइंट पर डेटा पैकेट की लास्ट बिट रिसीव हुई है या फ्रेम की, ठीक है। टीक्यू का मतलब है डेटा रिसीवर को मिला तो वो उसकी बफर में क्यू में लग गया, जहाँ उसको टाइम लगा क्यूइंग में, ठीक है। और बात करें टी प्रोसेसिंग की, तो फिर जो डेटा पैकेट क्यू में लगा है उससे फिर प्रोसेस करने में रिसीवर साइड में लगने वाला टाइम क्या कहलाएगा, टी प्रोसेस। तो ये टीपी है, टीपी सेंडर एंड से डेटा की लास्ट बिट का वायर के फर्स्ट एंड से लास्ट एंड तक पहुंचने में लगा टाइम, यहाँ से और यहाँ तक लगने वाला जो टाइम है ये क्या कहलाएगा हमारा, टीपी,
टी प्रोपेगेशन। ठीक है, अगला देखो दोस्तों, ये जो साइन है इससे हम क्या दर्शाते हैं, एफिशिएंसी को। ठीक है, तो ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स पूछते हैं तो वो इसी में से पूछते हैं स्टॉप एंड वेट की एफिशिएंसी क्या है। एक न्यूमेरिकल दे देंगे आपसे और स्टॉप एंड वेट की एफिशिएंसी पूछेंगे। ठीक है, तो देखो दोस्तों, ऐसे में एक डेटा पैकेट का टोटल टाइम निकालना है हमें कि एक डेटा पैकेट का टोटल टाइम क्या है। तो टोटल टाइम में क्या क्या लगा है हमारा, टी डेटा वाला, टी प्रोपेगेशन वाला, टी क्यूइंग में बफर में लगने वाला टाइम, टी प्रोसेसिंग में लगने वाला टाइम, टी एक्नॉलेजमेंट वाला टाइम, टी प्रोपेगेशन एक्नॉलेजमेंट वाला प्रोपेगेशन। ये सारा का सारा टाइम कैलकुलेट होगा, तब हमारा क्या निकलेगा, एक सिंगल डेटा पैकेट को भेजने में लगने वाला टोटल टाइम निकल के आएगा। ठीक है, कैसे लिया हमने, ये वाला टी किसके लिए है, डेटा के लिए, ये वाला टी किसके लिए, रिसीवर वाले डेटा के लिए जब उसको रिसीव हुआ है। ये टीपी भी ऐड करेंगे हम इसमें, यानी हम टोटल टाइम कैसे निकालना है, इस पॉइंट से लेके हमें एक्नॉलेजमेंट मिला है इस पॉइंट पे, यहाँ तक का जो पूरा का पूरा एरिया का जो टाइम है वो हमारा क्या होगा, टोटल टाइम होगा। यानी इसमें टी है डेटा भेजने में लगा समय, रिसीव करने में, टी क्यूइंग में लगने वाला समय, देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम है वो किस में लगा है, क्यूइंग में लगा है। टीपी प्रोसेसिंग में लगने वाला टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर टीपी एक्नॉलेजमेंट का टीपी यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर टी एक्नॉलेजमेंट भेजा है उसमें ट्रांसमिशन टाइम। तो ये कितने सारे टाइम है, इन सब सारे टाइमों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकलेगा, जो टोटल टाइम है वो निकल के आएगा। तो यहाँ पे एक डेटा पैकेट का टोटल टाइम निकालना है तो हमने क्या किया, टी यानी सेंडर साइड के डेटा का, टी प्रोपेगेशन सेंडर साइड में हमने देखा प्रोपेगेशन, टी क्यूइंग में लगा रिसीवर साइड में, टी प्रोसेसिंग रिसीवर साइड में प्रोसेसिंग में लगा टाइम, टी फिर उस डेटा पैकेट का एक्नॉलेजमेंट ट्रांसमिशन करने में लगा टाइम रिसीवर साइड से, टी प्रोपेगेशन एक्नॉलेजमेंट टाइम का प्रोपेगेशन टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो टी क्यू एंड टी प्रो, टी क्यू का मतलब है ये क्यूइंग वाला, क्यूइंग में हमें क्या पता कितना टाइम लगा उसकी बफर में, टी प्रोसेसिंग हमें क्या पता कि उसकी प्रोसेसिंग में कितना टाइम लगा। तो इनकी वैल्यू हम प्रैक्टिकली नहीं जान सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, इनको जीरो मान लेते हैं। ठीक है, यानी ये हमारे लिए बिल्कुल शून्य है। ठीक है, अब देखिए डेटा और एक्नॉलेजमेंट की टीपी सेम रहेगी, यानी ये जो प्रोपेगेशन है डेटा का और एक्नॉलेजमेंट का ये क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि एक ही डेटा पैकेट के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अब टोटल टाइम की बात करें हम तो क्या निकल के आएगा हमारे पास टोटल टाइम, एक तो ट्रांसमिशन टाइम डेटा वाला, तो ये हमने ट्रांसमिशन टाइम ले लिया डेटा वाला, 2 इंटू टीपी मतलब ये प्रोपेगेशन और ये प्रोपेगेशन, तो 2 इंटू टीपी हो गया हमारा, डेटा हो गया, और एक ले लिया हमने टी कौन सा, एक्नॉलेजमेंट में लगने वाला टाइम, एक्नॉलेजमेंट भी तो उधर से ट्रांसमिट हुआ है। ठीक है, अब देखिए टी यानी डेटा वाला सेंडर साइड में जो सबसे पहले भेजा है, ट्रांसमिशन टाइम डेटा को भेजने में लगने वाला टाइम, ये बड़े साइज़ का होता है और हाई टाइम लेता है, क्योंकि डेटा पैकेट में मान लो कई सारी बिट्स हैं, इसलिए इसकी वैल्यू मैटर करती है। और टी एक्नॉलेजमेंट आ रहा है तो एक्नॉलेजमेंट में डेटा तो है नहीं, सिर्फ एक छोटा सा बिट होगा, बहुत ही छोटा बिट, बस वो ये बताएगा कि मिल गया है, रिसीव हो गया है तेरा, उसके अंदर डेटा नहीं होता, उसके अंदर बस एक इन्फॉर्मेशन होती है कि हाँ मुझे रिसीव हो गया है। तो टी एक्नॉलेजमेंट तो कैसा होगा, साइज़ में छोटा होगा, और डेटा वाला जो हमने भेजा है वो बड़ा होगा, तो ये ज़्यादा टाइम लेगा, और ये बहुत छोटे साइज़ का इसलिए बहुत छोटा टाइम लेगा, इसलिए हम इसको जीरो मान लेते हैं एक्नॉलेजमेंट वाले को। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट वाले टी को हम कैसा मानेंगे, जीरो। ठीक है, अब टोटल टाइम की बात करें तो दोस्तों, टोटल टाइम हमारे पास क्या आएगा, टी यानी डेटा वाला, तो ये टी लिख लिया हमने डेटा वाला, प्लस 2 इंटू टीपी लिख लिया हमने। ठीक है, इसको टीपी और टी भी लिख सकते हो, वैसे लिखने को कोई बुराई नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ समझिए, पहले ये हमारा डेटा पैकेट था, तो मैंने बताया था कि तुमको कि डेटा पैकेट भेजने में लगने वाला टाइम क्या कहलाता है, ट्रांसमिशन टाइम या ट्रांसमिशन डिले। इसके बाद इसने डेटा पैकेट तो भेज दिया, भेजने के बाद इसने क्या किया, ये रुक गया, स्टॉप हो गया, फिर इसने इंतज़ार किया किसका, इस साइड से जो एक्नॉलेजमेंट आया उसका इंतज़ार किया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसने क्या किया, स्टॉप एंड वेट किया, इसलिए इसको स्टॉप एंड वेट कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करें कि एफिशिएंसी कैसे होगी सर, तो सर एफिशिएंसी होगी यूज़फुल टाइम अपॉन टोटल साइकिल टाइम। तो यूज़फुल टाइम मतलब हमारा कि ये मान लीजिए रिसीवर, सेंडर और रिसीवर हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ट्रांसमिशन टाइम है वो तो हमारा यूज़ किया हुआ टाइम है, यानी यूज़फुल टाइम है। ठीक है, और जो फिर इसने स्टॉप एंड वेट किया वो सब यहाँ से लेके यहाँ तक जो टोटल टाइम है एक्नॉलेजमेंट तक, उसमें प्रोपेगेशन भी है, ट्रांसमिशन टाइम भी है, सब कुछ है, सारे टाइम है उसमें। तो यहाँ से लेके जो यहाँ तक टाइम लगा वो हमारा क्या, टोटल टाइम। तो टोटल टाइम अभी हमने निकाला था टी प्लस 2 इंटू टीपी, निकाला था कि नहीं निकाला था। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी हमारा, यूजफुल टाइम अपॉन टी प्लस 2 इंटू टीपी। 2 इंटू टीपी का, यहाँ पे टीपी का मैंने बताया था, इसको टी भी लिख सकते हो, अभी बताया था मैंने, कोई बुराई नहीं है लिखने में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यूजफुल टाइम क्या हो गया, हमने एक डेटा पैकेट भेजा है,
ठीक है, सिंगल डेटा पैकेट भेजा है ना हमने, तो 1 आ गया हमारा, एक डेटा पैकेट भेजा है। टीटी कितना है हमारा, ऊपर के डायग्राम में देखें तो टीटी हमारा कितना है, 1 है। ठीक है, यानी ट्रांसमिशन, एक डेटा के ट्रांसमिशन किया है तो 1 आ गया हमारा। फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू, तो 2 इंटू टीपी अपॉन टीटी, यानी टी प्रोपेगेशन इंटू टी ट्रांसमिशन वाला। ठीक है, तो जनरली अपन क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाइड करने के लिए टीपी अपॉन टीटी को ए से इंडिकेट करेंगे। किससे इंडिकेट करेंगे, ए से इंडिकेट करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला छोटा हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस 2 इंटू ए हो गया हमारा फॉर्मूला। अबव इज द एफिशिएंसी ऑफ स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गई, एफिशिएंसी निकल के आ गई स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल की। ठीक है, देखो कुछ लोगों को ये टफ लग रहा हो या फिर वो सोच रहे हो कि ये हमारे सिलेबस में नहीं आएगा, तो वो इस न्यूमेरिकल को ना पढ़े, वो थ्योरी तक ही पढ़े। ठीक है, अब देखिए कितना आसान है। फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल इफ टीटी इज 1 मिलीसेकंड एंड टीपी इज आल्सो 1 मिलीसेकंड। सॉल्यूशन क्या है, हमारे पास फॉर्मूला ये है। यहाँ पर ए का मतलब क्या है, टीपी अपॉन टीटी है ए का मतलब, इसको हमने एक ही फॉर्म में दर्शा दिया है। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो वैल्यूज़ हमने देखी, टीटी कितनी दे रखा है इसने, 1 मिलीसेकंड हमारा हो गया टीटी, और टीपी कितना हो गया, 1 मिलीसेकंड हो गया। तो इनकी वैल्यू हमने, टीपी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी और इसकी टीटी की वैल्यू भी पुट कर दी हमने। तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, ये तो हो ही गया, और यहाँ पर 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3, तो 1/3 निकल के आ गया हमारे पास। तो हमारी एफिशिएंसी क्या निकल के आएगी, सही ऑप्शन क्या टिक करके आएंगे हम एग्जाम में, 1/3 मीन्स फ्रॉम 3 पार्ट्स वी आर ओनली यूजिंग 1 पार्ट। यानी इसको डायग्राम से समझो, एक पार्ट तो ये हो गया हमने, दूसरा इसका यहाँ तक का पार्ट है, तो ये 3 पार्ट हो गए हमारे, जिसमें 2 मिलीसेकंड तो इसमें लगे थे। ओरिजिनल टाइम किस में लगा था हमारा, 1 मिलीसेकंड डेटा को भेजने में। तो ये 3 में से हम कौन सा पार्ट यूज़ कर रहे हैं, ओनली 1 पार्ट, यानी ये 2 मिलीसेकंड हमारी वेस्टेज कहलाएंगी और ये हमारी यूटिलाइजेशन वाली कहलाएंगी। ठीक है, अब आपके लिए एक ड्रिल दिया मैंने, फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल इफ टीटी इज 2 मिलीसेकंड एंड टीपी इज 1 मिलीसेकंड। वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताइए आप लोग कमेंट करके। इसी के साथ मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी हार्ड, बेस्ट ऑफ लक।